नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो अपने विधायकों का इंतजार खत्म कर दिया है। अब बारी विष्णु की है। जी हां, बात हो रही है टीम बीडी की। उपचुनाव जीतने के बाद से सिंधिया खेमे के लोग मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे थे। ये इंतजार रविवार को खत्म हो सकता है। अब बारी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की। उनकी टीम का ऐलान भी जल्द होने की संभावनाएं बन गई है। इस टीम में क्या कुछ होने वाला है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की कार्य समिति में नियुक्तियों का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। कल होने वाले कैबिनेट विस्तार के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी अपनी नई टीम बनाने की कवायद में जुट जाएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और संगठन सह महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ अहम बैठक होगी और नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो SC/ST और OBC चेहरों को अधिक जगह मिलने वाली है। ऐसे में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के लोगों को एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। कार्यकारिणी में सिंधिया खेमे से 3-4 लोगों को एडजस्ट किया जाना है। पंकज चतुर्वेदी के साथ विधायक मनोज चौधरी और रक्षा सिरोनिया को कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है, लेकिन सिंधिया खेमा दोनों विधायकों को मंत्री बनवाना चाहता है। ऐसे में सिंधिया खेमे के और नेताओं के नाम पर बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बीडी शर्मा की टीम में 10 उपाध्यक्ष और 10 प्रदेश मंत्री रहेंगे, जिसको देखते हुए जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर नियुक्ति पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वहीं बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश संगठन को साफ कर दिया कि बहुत अधिक मजबूरी न हो तो टीम में 55 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को न लिया जाए। इस क्राइटेरिया के आने के बाद टीम के गठन पर चल रहा गतिरोध लगभग थम गया है और पार्टी के कई सीनियर नेता जो संगठन में आने का दबाव बना रहे थे, वे भी हाईकमान के इस फैसले के बाद शांत हो गए हैं। संगठन में हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड दल है। इसमें नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं की योग्यता के अनुसार जल्द प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी की नए कार्यकारिणी की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम करते हैं। ये कांग्रेस की शैली थी, जहां पर गुटों में बंधी हुई कांग्रेस अलग अलग गुटों के नाम से जानी जाती थी, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के नीचे काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। बीडी शर्मा की नई टीम को लेकर जहां बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है, वहीं कांग्रेस इसे खींचतान बता रही है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी में 2 टीमें काम कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की टीम में वापसी से खबरें हैं कि सिंधिया जी के लोग विराजमान होने वाले हैं। ऐसा ही लगता है कि शायद संगठन का भी संघर्ष बीडी शर्मा जी का समाप्त हो रहा है और वो सिंधिया की टीम के साथ में अपनी टीम बनाने जा रहे हैं। आपको मुबारक, आपकी टीम, आप अच्छी टीम बना लें। तो मेरा ऐसा मानना है, जिनने बरसों बरस भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया, उन्हें पहले स्थान मिलना चाहिए, बजाय कि आयातित और मेहमानों को पहले या नए रिश्तेदारों को पहले जगह देने के बजाय। फिर मर्जी आपकी है, संघर्ष आपका है, आप अपना संघर्ष कैसे जीतेंगे ये देखने वाली बात है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही बीडी शर्मा की टीम का भी ऐलान हो जाएगा। कार्यकारिणी में सभी क्षेत्रों और जातिगत समीकरणों पर मंथन किया गया है। अब देखना होगा कि बीडी शर्मा इस टीम के गठन के बाद उठने वाले असंतोष के सिरों को कैसे साधेंगे। वहीं आगामी चुनाव में नई टीम के प्रदर्शन पर कांग्रेस की भी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया से कि इस टीम के मायने कितने महत्वपूर्ण हैं, इस टीम में कौन कौन हो सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और भविष्य में बीजेपी में इसका क्या प्रभाव दिखेगा। सबसे पहले प्रकाश जी आपसे कि लगभग 5 साल बाद ये संभावना है कि एक नई टीम बीजेपी को मिले, क्योंकि पिछली बार जब नंद कुमार सिंह चौहान नंदू भैया अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने अपनी टीम बनाई थी, उसके बाद से वो कैरी फॉरवर्ड होती चली गई थी। लेकिन बीडी शर्मा को भी पिछले साल फरवरी में वो अध्यक्ष बने थे, वो लगभग 1 साल होने को 11 महीने हो चुके हैं, अब जाके ये लग रहा है कि उनकी टीम बन जाएगी
और जैसा हम बता रहे हैं कि 10 उसमें उपाध्यक्ष हो सकते हैं, 10 मंत्री, 5 महामंत्री वो पहले बना चुके हैं, जिसमें हम कहें कि महिला चेहरा भी था, जिसमें 2 युवा चेहरे भी थे, कविता पाटीदार महिला भी हैं, युवा भी हैं, शरदेंदु तिवारी युवा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अनुभवी चेहरे भी थे, हरिशंकर खटीक भी थे उस टीम में हैं। और हमने देखा है कि भगवान दास सबनानी की भी वापसी हुई है। अब जो नई टीम बनेगी तो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ लोगों को वापस लिया जाएगा? क्योंकि एक बात निकल के आई है कि जब अध्यक्ष 49 साल का, जिला अध्यक्षों के लिए क्राइटेरिया 45 साल, जब तक कि कोई किंतु परंतु ना हो तो 50 साल, मंडल अध्यक्षों के लिए 35 साल का क्राइटेरिया था, और अब खबरें हैं कि कार्यकारिणी के लिए भी 55 साल का क्राइटेरिया लगभग तय हो गया है। तो ऐसे में विधायकों की ज़्यादातर की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये जो नई टीम है ये क्या 2023 को देखते हुए बनेगी, और इस टीम के मार्फत से जो कुछ करना चाह रही है बीजेपी 23 के लिए या नगरीय निकाय चुनाव में, उन सब पे खरी उतर पाएगी? देखिए मनोज, भारतीय जनता पार्टी इस बार जब विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बने तो तब से बराबर संकेत दे रही है कि एक बार फिर से पीढ़ी परिवर्तन की तैयारी में पार्टी है। 2002 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बदलाव किए थे और अपने वरिष्ठ नेताओं को एक तरह से मुख्यधारा से बाहर किया था। लगभग उससे आगे बढ़ के इस बार युवा लोगों को मौका देने की जो हम वो देख रहे हैं कि जिला अध्यक्षों को बहुत कम उम्र के जिला अध्यक्ष बने बीजेपी में। बिल्कुल। प्रदेश महामंत्री जो बने हैं पांचों नए हैं, पहली बार महामंत्री बने हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग युवा हैं। तो मुझे लगता है कि वीडी शर्मा या जो उनकी टीम बन रही है वो प्रतीक नहीं है केवल के युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जी, हमने नीचे तक देखा है कि जिला अध्यक्षों के अंदर चेंज किया, फिर मंडल अध्यक्षों के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें आई। तो निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस उम्र के दायरे से बाहर के हैं, वो चाहे सीनियर विधायक है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को तो निश्चित तौर पे एडजस्ट किया जाएगा। जी, निश्चित तौर पे अनुभव और नई पीढ़ी दोनों का सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में रखना चाहेगी। वो इस तरह से वो लोग करते भी रहे, नए लोगों को मौका देते रहे, कार्यकर्ताओं को मौका देते रहे। पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की इनके यहाँ बीजेपी में एक अच्छी परंपरा है। जी, तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो कुछ पुराने चेहरे निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन कोई बहुत बुजुर्ग चेहरा मुझे नहीं लगता कि वीडी शर्मा की टीम में आएगा जिसकी उम्र 70 साल हो या 65 साल हो। बिल्कुल। आएंगे सीनियर निश्चित तौर पे, कोई 60 साल का भी होगा, कोई 62 का भी होगा, कोई 65 का भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई वो घर बैठ जाएंगे। निश्चित तौर पे पार्टी उन्हें किसी दूसरे काम में लगाएगी। अभी उपचुनाव में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को छांट के काम दिए थे और उन लोगों ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कई तरह की चीज़ें, नई तरह का बदलाव हो रहा है, और पार्टी एक बार फिर 2023 की भी तैयारी करेगी और 24 की भी तैयारी करेगी। प्रभु जी, 23-24 की बात करें और टीम की बात करें, 5 साल बाद निश्चित कई सारे चेहरे बाहर होने की संभावना है, और नई टीम जिस प्रकार से महामंत्री बने हैं कि एकदम से नए चेहरे लाए गए हैं। उपाध्यक्षों के लिए भी आपको लग रहा है कि वो कौन से चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि अगर अनुभव की बात करें, क्राइटेरिया की जो बात हो रही है और जिस प्रकार से उस सख्ती से उसको लागू किया गया था जिला अध्यक्षों में, मंडल अध्यक्ष में, तो बहुत गुंजाइश नहीं है कि जो बड़ी अब जो उनके जो टीम में बाकी लोग मेंबर बनेंगे तो उसमें इस क्राइटेरिया का पालन ना हो। दूसरी एक और बात है कि अब जो टीम बनेगी 23-24 की भी उसकी हिस्ट्री देखना पड़ेगी, संभावना देखेंगे 23-24 की। लेकिन अब चूंकि मंत्रिमंडल में कई सारे चेहरों को स्थान मिला नहीं, और अभी जो मंत्रिमंडल की जो अटकलें हैं कल संभावित है, जिसमें कहा जा रहा है केवल 2 मंत्री शपथ लेंगे, तो वो लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद में अभी तक चुप बैठे थे और जिनको लगेगा कि अब उनको संगठन में भी स्थान नहीं मिल रहा है और अगला विस्तार कब होगा ये किसी को पता नहीं है, तो एक प्रकार का जो असंतोष, आपको नहीं लग रहा कि पार्टी के अंदर से असंतोष उभर सकता है और जिससे निपटना एक बड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग तरीका है, वहाँ असंतोष होता भी है तो सतह पर उभर कर सामने नहीं आता जी। अफवाह स्वरूप ही कभी कोई एकाध स्वर उठता है, बाकी तमाम नेता जो है पार्टी के फैसलों को मान लेते हैं। वो जहाँ बात करनी है उस फोरम पर वो ज़रूर अपनी बात रखते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन उनको समझा दिया जाता है या कहीं एडजस्ट कर दिया जाता है तो शांत हो जाते हैं। जहाँ तक असंतोष वाला मामला ये है, लेकिन एक फैक्टर ज़रूर है कि जो अभी नए लोग आए हैं भाजपा में जी, जो बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं,
उनमें से बहुत सारे मंत्री भी बन गए, लेकिन बहुत सारे उनके साथ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पार्टी में उनका प्रभुत्व बढ़े। तो वो लोगों से ज़रूर एक खतरा पार्टी में है संतोष का, जो हो सकता है आने वाले दिनों में दिखाई दे। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक इस टीम की बात है, तो जैसा भटनागर जी कह रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी टीम में समन्वय के साथ काम होगा। जो चेहरे लिए भी जाएंगे तो वो युवा होंगे लेकिन अनुभवी होंगे। बिल्कुल। अब ये देखिए कि जो टीम में जो अभी तक चले आ रहे थे पदाधिकारी के तौर पर, यदि हम बात करें अरविंद भदौरिया की 2002 से लगातार प्रदेश की टीम में है, बिल्कुल। विश्वास सारंग लंबे समय से टीम में है, रामेश्वर शर्मा लंबे समय से टीम में। अब ये लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर पद पा चुके हैं, मंत्रिमंडल में हैं, वो प्रोटेम स्पीकर जैसे पद पर हैं। तो इनकी जगह पर अब पार्टी को नए लोगों को लेना है। उषा ठाकुर है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, तो इन लोगों को वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा पार्टी में। तो उनको जो अनुभवी हैं, उनको क्षेत्र का जमावट का अनुभव है, क्षेत्रीय संतुलन भी साधेंगे, वो जातिगत संतुलन भी साधेंगे। जैसे महामंत्री बनाए थे उसमें दिखाई दिया है कि सभी क्षेत्रों का समन्वय उन्होंने किया, हर जाति वर्ग को शामिल करने की कोशिश की। तो एक इस तरीके का काम जरूर होगा। और जहाँ तक बहुत ज़्यादा सीनियर्स की बात है, तो भाजपा संगठन में उतने सीनियर नेता बचे नहीं हैं जो पार्टी के अंदर पद पाने की चाह रखते हैं। बिल्कुल। तब जो वरिष्ठतम नेता हैं तो उनको दूसरी जगह कहीं ना कहीं संतुष्ट हो चुके हैं या शांत हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, वो पार्टी का मार्गदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन उस तरीके का वो वी.डी. शर्मा की टीम में ही उनको जगह दी जाए, ऐसी कोई हसरत उन नेताओं की अब नहीं होगी। यदि हम बात करें प्रभात झा जी जैसे नेता की, तो राष्ट्रीय स्तर उपाध्यक्ष है, बिल्कुल उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो अब यहाँ पर वो उम्मीद नहीं रखेंगे कि इस पद पर आए। तो ये भाजपा के जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए वी.डी. शर्मा की ही टीम जो है, उनकी मर्जी की, उनके लगभग हम उम्र के लोगों की टीम होगी, जिसमें कुछ अनुभवी लोगों को भी रखा जाएगा स्वाभाविक तौर पर, जो 55 के क्राइटेरिया को भी पार कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की टीम एक बनाई जाएगी। जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, तो अभी तक जो जानकारी अनादिल के पास जी, केवल 2 मंत्री ही शामिल किए जा रहे हैं कैबिनेट में। उनमें से वो दोनों वही हैं जो जिनका कार्यकाल चुनाव के दौरान खत्म हो गया था, गोविंद सिंह राजपूत, और तुलसी सिलावट जी। इसके अलावा अभी तक कोई और नाम इसमें इंडक्ट होने वालों में नहीं है। यदि ये 2 पद भी भरे जाते हैं तो 4 पद खाली रहते हैं। तो इसलिए जो नेता मंत्रिमंडल की उम्मीदें पाले बैठे हैं, वो चाहेंगे कि उस संगठन में उनको तरजीह मिले। अब संगठन में तरजीह चाहने वालों में राजेंद्र शुक्ला, अजय विश्नोई जैसे नेता यदि हैं, तो वो वी.डी. शर्मा के मातहत काम करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि पार्टी उनको कहीं निगम मंडल में एडजस्ट कर दे, या कहीं और आयोग में बैठा दे, या किसी और स्तर पर उनको उपयोग करे। तो इस तरीके की परिस्थिति अभी निर्मित होती हुई दिखाई दे रही थी। एक और बात है जो हम बात कर रहे हैं कि SC ST OBC की, चूँकि ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, जो पिछले चुनाव में बीजेपी की हार का बड़ा कारण बना, और चुनाव में भी बीजेपी की उम्मीदों के अनुसार वहाँ से नतीजे प्रकाश जी आए नहीं हैं। तो अब जिस प्रकार से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया गया है, रणधीर रावत हमने देखा इस टीम में है, अब वो कौन से चेहरे आपको लग रहा है कि SC ST को अगर स्थान मिलेगा तो फिर ग्वालियर चंबल या विंध्य या महाकौशल, यहाँ से कोई नए चेहरे आ सकते हैं, या कोई पुराने अनुभवी चेहरों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आएंगे और एक सामंजस्य बनाएंगे? क्योंकि कोर वोट बैंक बीजेपी का OBC रहा है, तो हम देख रहे हैं 15-16 साल से OBC के मुख्यमंत्री रहे तीनों बीजेपी के, शिवराज सिंह हो चाहे बाबूलाल गौर, उमा भारती हो। SC ST की बात करें तो SC की अगर बात करें तो बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, लेकिन ST में कोई बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं। तो ऐसे में लगता है कोई नए चेहरे को बीजेपी लाए जिसको भविष्य की राजनीति में आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी फग्गन सिंह कुलस्ते के बाद अगर बिसाहू लाल सिंह आए, मंत्री बन गए, उसके अलावा कोई ऐसा नॉन चेहरा बीजेपी में ST का नहीं है। देखिए मनोज, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चेहरा बड़ा नहीं है, चेहरा बड़ा बना दिया जाता है। आप पूरी पार्टी किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, उसे जवाबदारी देती है और उसे नेता बनाती है। अभी हरिशंकर कटिल पहले विधायक रहे, शिवराज सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, और अब उन्हें विधायक है, विधायक के साथ में उन्हें प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया गया है। तो निश्चित तौर पे वहाँ पर चेहरे छांट के नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर लेती है। अब जैसे विष्णुदत्त शर्मा कोई बहुत लोकप्रिय नेता तो है नहीं, या हम ये कहें कि उनका अपना कोई जनाधार है, लेकिन वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी का जनाधार है। इसी तरह से जिस भी नेता को वो ग्वालियर चंबल से लाएंगे, जिसे उन्हें आगे बढ़ाना होगा कि ये नया चेहरा है जो सक्रिय है। जैसे लाल सिंह आर्य विधायक बने, विधायक बनने के बाद मंत्री बने, प्रदेश महामंत्री भी रहे, प्रदेश के अंदर संगठन में रहे, और फिर अब केंद्रीय संगठन में। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ये सोच के कि चेहरा बड़ा है या छोटा है, बेसिक चीज़ के कार्यकर्ता कितना योग्य है, बिल्कुल, और फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी उसको पर्याप्त मौके देती है, अवसर प्रदान करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है।
उनकी जो कार्यशैली है उसी वो ही उन्हें बाकी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है। प्रभु जी, राजनीतिक दलों से अलग बनाती है, 10 मंत्रियों की बात हो रही है, कई सारे चेहरे, नए चेहरों की बात हो रही है कि जिनको स्थान मिल सकता है। खासतौर से अगर बात करें बुंदेलखंड की, या चंबल से संध्या राय हैं, विनोद भूटिया हैं, या ऐसे चेहरे। अब कई बार जो आपने जिक्र किया कि हो ये रहा है कि जिन लोगों को, जैसे हमने जिन 3 मंत्रियों का जिक्र किया, मंत्री बन गया। पिछली बार ये था कि उनके साथ 2-2 प्रभार थे। अगर हम संध्या राय की बात करें बाकियों की, कि आप कई बार आप विधायक हो, सांसद हो, तो फिर नए चेहरों का अगर स्थान मिले तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सांसद या विधायक की अपनी एक बाउंडेशन होती है, उसको क्षेत्र में भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो उतना समय बाकी जगह दे नहीं पाता। मंत्रियों को हम देखते हैं कि वो प्रभार के जिलों में नहीं जा पाते, अपना क्षेत्र छोड़ने नहीं पाते। तो अगर ऐसे में सांसदों को और विधायकों को इस कार्यकारिणी में जगह मिलती है तो क्या इसको उचित माना जाए? देखिए मनोज जी, एक आम परंपरा है कि प्रदेश अध्यक्ष आमतौर पे सांसद को बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि उसके पास कुछ ऐसी सरकारी सुविधाएं होती हैं कि पूरे प्रदेश का आसानी से वो भ्रमण कर ले। बिल्कुल। इसी तरीके से पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी बनाए जाते हैं उनको इस तरीके के लोगों का चयन किया जाता है, एक जिनका तो एक सांसद होने का एक ओहरा होता है, उनका एक गरिमा उनकी होती है, लोगों से जुड़ा, लोग उनको जानते हैं कहीं ना कहीं पे, तो और साथ ही उनको तमाम सुविधाएं मिलती हैं कि वो प्रदेश में दौरा कर सके, पार्टी पर आर्थिक भार उस तरीके का ना पड़े। बिल्कुल। कि जो दौरे का हर खर्च के लिए पार्टी की तरफ देखे, क्योंकि उनको बहुत सारी सरकारी सुविधाएं, दौरे वगैरह की सुविधाएं मिलती रहती हैं। तो इस तरीके से चयन किया जाता है। बिल्कुल संध्या सुमन राय एक चेहरा है जिनको जगह दी जा सकती है। एक आदिवासी चेहरा और है रामलाल रौतेल का, जो भाजपा के आदिवासी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अभी इस चुनाव में यदि कहें तो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है उन्होंने अपनी सीट का। वो पहले नेता हैं भाजपा के जिनने बिसाहू लाल सिंह के भाजपा में आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं जो है उनके लिए प्राणपण से संघर्ष करूंगा, उनको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा, और उस पर खरे भी उतरे जी। ये जो कमिटमेंट उनका है, और बिसाहू लाल सिंह अपने कैरियर में सबसे ज्यादा वोट से इस बार ही चुनाव जीते हैं। बिल्कुल। 6वीं बार वो जब चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो जीत का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है उनका। तो ये ऐसे नेता भाजपा में हैं, जो भटनागर जी कह रहे हैं कि भाजपा में कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं जो पार्टी के लिए समर्पित होते हैं। तो इस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा भाजपा में। स्वाभाविक तौर पर हम देखेंगे रामलाल रौतेल को नई टीम में अच्छी जगह मिल सकती है। मंडला से एक और थे शिवराज शाह, पहले विधायक रहे हैं, वो भी आदिवासी। यदि हम चेहरे की बात करें, युवा चेहरा, एक आदिवासी तुर्क कहा जाता था शिवराज शाह को, विधायक भी रहे हैं पहले वो, तो एक वो चेहरा भी यहाँ पर जो है उसको तरजीह दी जा सकती है। इसी तरीके से यदि हम दलित वर्ग की बात करते हैं तो हिमाद्री सिंह का भी नाम बड़ा चर्चाओं में है। हिमाद्री सिंह एक मतलब प्रभावशाली चेहरा भाजपा के लिए हो सकता है, जो कांग्रेस से आया हुआ है, बिल्कुल, जिसका भी वो उपयोग कर सकते हैं। उनके पति जो है वो भी भाजपा में है, तो उनका भी भाजपा उपयोग कर सकती है चाहे तो इस तरीके से। और यदि हम कहें अनुसूचित जाति वर्ग में बात करें या समान वर्ग में बात करें, या हम उसको समान वर्ग को और डिवाइड करते हैं तो जैन समाज में बात करें या ठाकुर समाज में बात करें, तो इस तरीके से भाजपा के पास हर वर्ग के वो चेहरे हैं, वो नेता है जिनको वो जिस पद पर देखे उस पद पर वो अपना काम करके दिखा सकते हैं। एक उनके पीछे चलने वाली एक पूरी की पूरी कतार दिखाई दे सकती है। आप याद कीजिए विश्वास सारंग को, विश्वास सारंग भोपाल में पार्षद थे। बिल्कुल, विश्वास सारंग को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और विश्वास सारंग ने एक पूरे प्रदेश में रैली निकाली थी और उस रैली को अपार जन समर्थन मिला था। तो इस तरीके से भाजपा तैयार करती है कार्यकर्ताओं को। आज वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, बहुत महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। इस तरीके से तैयार करके कार्यकर्ताओं को फिर वो नेता बनाती है, उनको स्थापित करती है, उनका फिर उनसे योगदान लेती है पार्टी के लिए। लेकिन प्रभु जी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ कि हमने देखा, आपने जो जिक्र किया, लेकिन हमने ये भी देखा है कि युवा मोर्चा को जिस मुकाम पे विश्वास सारंग ले गए थे, उसके बाद में जो 2 युवा मोर्चा अध्यक्षों की हम बात करें, पूरी पार्टी उनके साथ भी खड़ी थी, सरकार थी, सरकार का समर्थन सब कुछ था, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बताती है कि संगठन के साथ साथ व्यक्ति का खुद का कैलिबर भी होना जरूरी है। बिल्कुल मनोज जी, कैलिबर की बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब विश्वास सारंग को जब ये जिम्मेदारी मिली थी, उसमें भाजपा का पहला टर्म चल रहा था। बिल्कुल, तो वो एक उनको चुनौती थी कि दोबारा वो सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा हुआ कि शिवराज सिंह चौहान का एक ऐसा आभा मंडल बना, मामा की जो छवि है वो घर घर तक पहुंची कि आप जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे से बात कीजिए तो शिवराज जी की फोटो देख के कहेगा कि मामा है। बिल्कुल, किसी आदिवासी से बात कीजिए, किसी अनपढ़ से बात कीजिए, मजदूर से, तो वो जो एक शिवराज सिंह के ओहरे में पूरी पार्टी दबकर रह गई थी।
उसका दुष्परिणाम आपको दिसंबर 2018 में जो चुनाव हुए उसमें दिखाई भी दिया जी। कि संगठन यदि पूरी सक्रियता से काम करता तो शायद वो स्थिति नहीं होती जो थोड़े से अंतर से सरकार में आने से चूक गए थे। जी। तो वो जरूर परिस्थितियां हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप जो है अनुकूल समय में आपको जिम्मेदारी मिली तो आपको लगता है कि कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर नेता तब निखरता है या पार्टी तब दिखाई देती है जब वो विपक्ष में हो। जी। संघर्ष करने का मादा वहां पर होता है। आप सत्ता पक्ष में तो आप संघर्ष किसके खिलाफ करेंगे? नहीं, लेकिन ये जो 15 महीने का एक समय जो मिला था वो कहें किस्मत थी कि वो मिला। उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी के जितने मोर्चे, अगर हम आज किसी से पूछ लें कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष कौन है तो शायद मीडिया को छोड़ के कोई बता नहीं पाएगा। ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष कौन था, एससी एसटी मोर्चे का अध्यक्ष कौन था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष को नहीं बता पाएंगे। और ऐसे प्रदेश में जब युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सेकंड लाइन लीडरशिप हो, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, ऐसे में युवा मोर्चा का अध्यक्ष अगर 15 महीने में छाप नहीं छोड़ पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है चयन में गलती तो हुई है, और ये गलती इस टीम बीडी जो बनेगी उसमें ना दिखे। मनोज जी, मेरा आकलन इस 15 महीने को लेकर यह है कि जब वो सरकार बनी थी कमलनाथ की तो पहले दिन ही जो है मुख्यमंत्री निवास छोड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा था टाइगर अभी जिंदा है, मैं जब चाहूंगा तो मेरे कोई काम नहीं रुकेंगे, हम फिर वापस सरकार में आएंगे। ठीक पहले दिन से भाजपा के हर कार्यकर्ता को मालूम था कि हमारी सरकार लौट कर आने वाली है। बिल्कुल, उनको तो ये लग रहा था 2-4 महीने में ही आने वाली है, लेकिन उसमें 15 महीने का समय लग गया। तो इसलिए वो संघर्ष का मादा कहीं दिखाई नहीं दिया। आप ये देखिए ना, भाजपा के शिवराज सिंह के अलावा किसी और नेता ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कहीं कोई सड़क पर मोर्चा खोला गया? नेता प्रतिपक्ष जो थे वो आपको उनकी कोई भूमिका दिखाई दी क्या, सदन के अंदर या सदन के बाहर? बस ये था कि सदन में पहले दिन ये कहा था कि दिल्ली से नंबर 1-2 कहेंगे तो सरकार गिरा देंगे। तो बस ये स्थितियां रही कि इनको ये लग रहा था कि बस तो हम तो सरकार में आने ही वाले हैं, ये तो टाइम बिंग गवर्नमेंट है जो कभी भी गिरा देंगे हम और कभी भी गिर जाएगी। और लगभग हुआ भी वही, कांग्रेस अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, वो फिर विपक्ष में चले गए। तो ये भाजपा के साथ ये परिस्थितियां निर्मित हुई। यदि भाजपा को पूरा यदि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलता तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी का वो पुराना रूप दिखाई देता जो दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान हुआ करता था या और पहले अर्जुन सिंह के दौरान हुआ करता था। जगह जगह संघर्ष, जगह जगह जो है आंदोलन खड़े कर देती भारतीय जनता पार्टी। देखिए मनोज, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता युवा मोर्चा के सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष रहे। बिल्कुल, और उनके समय मोर्चे को पहचान मिली। उनसे पहले विजय सिंह सिसोदिया, अजय विश्नोई जैसे भी नेता रहे, लेकिन 90 में जब सरकार बनी थी तो उसमें युवा मोर्चे की भूमिका ज्यादा थी, क्योंकि पार्टी के सारे नेता तो एक वह पार कर चुके थे उम्र का, सारे लोग सीनियर हो चुके थे, लगभग 65-70 साल की उम्र में थे। लेकिन युवा मोर्चे की ताकत, युवा मोर्चे के प्रदर्शन और शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता, उनके साथ जो उनकी टीम थी उसमें कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, सबके सब सफल हैं। छत्तीसगढ़ में तमाम नेता थे जिन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाई थी। उसके बाद जब शिवराज हटे तो उसके बाद हमने देखा कमल पटेल भी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, दीपक जोशी भी बने, विश्वास सारंग भी बने। तो सबको अलग अलग जो प्रभु कह रहे कैलिबर की बात है जी। तो पार्टी मौका देती, साबित तो आपको करना पड़ेगा, बड़ी बात है। आप में नेतृत्व क्षमता निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा वगैरह सारी चीजें देख के आपको मौका देती है। अब एक बार पार्टी ने मौका दिया, आप साबित करने का काम आपका है। धीरज पटेरिया भी मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। बिल्कुल, तो एक अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अब की किसकी क्षमता कितनी है वो बाद में समझ में आता है। प्रभु जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि जो कुछ हमने है उसका लब्बो लुआब की अगर बात करें तो अब ये जो टीम की बात है, इसके अलावा जो मोर्चों का जो गठन होगा, जो हम जिक्र कर रहे हैं कि जो पिछले लोग थे जिनका जिक्र आजकल पार्टी में बहुत सारे लोगों की बात करें तो लता एलकर की जगह लता वानखेड़े को आज भी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बता देते हैं। तो क्या इस मोर्चों में भी ये छाप दिखेगी युवा टीम की, और वो टीम ऐसी होगी जो 23 में सत्ता होने के बाद भी करके बताएगी कि हाँ ये बहुत सारा काम है हमने और ये करके दिखाया है? बिल्कुल मनोज जी, अब जो वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब जो टीम आने वाली है वो बिल्कुल कसी हुई टीम आने वाली है। नए चेहरे रहेंगे और संघर्षशील चेहरे रहेंगे जी। वो संघर्षशील इस लिहाज से रहेंगे कि यदि सरकार कोई अच्छे काम काज कर रही है तो उसका प्रचार प्रसार करने नीचे तक जाएंगे। यदि विपक्ष कोई दुष्प्रचार कर रहा है पार्टी के खिलाफ तो उसके खिलाफ वो संघर्ष करेंगे। क्योंकि अब जो पिछले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लोगों का चयन जब हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी का संगठन कुछ अलग परिस्थितियों का था। बिल्कुल, अब बिल्कुल जैसे वीडी शर्मा नए हैं, भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा उनको भाजपा से राब्ता नहीं रहा उनका, तो इसलिए वीडी शर्मा अपनी टीम एक बनाएंगे कि जो ऊर्जावान हो,
और सुहास भगत जैसे प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, हितानंद शर्मा भी आ गए हैं अब। तो ये लोग जो टीम बनाएंगे वो पुराने चेहरों के, उनके कामकाज को देखते हुए अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रदेश प्रभारी यहाँ उम्मीद जताकर गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की इकाई या उनका संगठन एक बार फिर देश में एक नई नजीर स्थापित करेगा। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करेंगे। बहरहाल आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर टीम बीडी की घोषणा कभी भी हो सकती है। 1 साल से लगभग होने का इंतजार था। पहले ये था कि सरकार गई, इसके बाद जो परिस्थितियां बनी, कोरोना और तमाम सारी स्थितियां, अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार होने को है, इसके बाद टीम बीडी की घोषणा 2-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते में हो सकती है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने क्राइटेरिया तय किए और सेकंड लाइन की लीडरशिप को उभारने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जिन लीडरशिप के पीछे पार्टी खड़ी है वो भी अपना कैलिबर दिखाए, वरना जो नाम हमने जिनका जिक्र किया है वो गुमनामी के अंधेरे में ना खो जाए, तो इसका नुकसान लीडरशिप के लेवल पर भी होता है और पार्टी के लेवल पर भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।